नमस्कार। मैं कौशिक सुतरिया, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, डुमरा, कच्छ, गुजरात, कक्षा 9वीं, कृतिका भाग 1 में सुप्रसिद्ध विद्यासागर नौटियाल द्वारा रचित माटी वाली कहानी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग माटी वाली पाठ का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले माटी वाली कहानी के लेखक विद्यासागर नौटियाल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विद्यासागर नौटियाल का जन्म 29 सितंबर 1933 मालीदेवन गांव में हुआ था। विद्यासागर नौटियाल कथा लेखन का सुपरिचित नाम है। उनके सुप्रसिद्ध अथवा तो चर्चित उपन्यासों में हैं सूरज सबका है और उत्तर बाया है जैसे उपन्यास उनके सुप्रसिद्ध रहे हैं अथवा तो बहुत चर्चित रहे हैं। लेखक ने लेखन कार्य यानी कि विद्यासागर नौटियाल ने 1949 में प्रारंभ किया था और नई कहानी के उर्वर दिनों में भैंस का कट्या जैसे अविस्मरणीय कहानी लिखी थी। फिर वे अरसे तक लेखन से दूर रहे। सन 1990 में उन्होंने दोबारा लेखन की दुनिया में दस्तक दी और इसके बाद उन्होंने उपन्यासों, कहानियों के साथ मोहन गाता जाएगा जैसे आत्मकथा भी लिखा। तो विद्यासागर ने उपन्यासों और कहानियों में सामाजिक विषमताओं और सामाजिक विडंबनाओं के बारे में वर्णन किया है। विद्यासागर नौटियाल का निधन 12 फरवरी 2012 में हुआ था। तो ये विद्यासागर नौटियाल का लेखक परिचय था। अब हम माटी वाली कहानी को प्रारंभ करते हैं। माटी वाली कहानी में टिहरी शहर की बात की गई है। टिहरी शहर बांध के रास्ते में आने के कारण लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। उसी समय लोगों को विरासत में मिली जायदाद या पुरखों के द्वारा दी गई संपत्ति को भी छोड़ना पड़ा। यह विस्थापन का दर्द था जो हर टिहरी वासियों को भुगतना पड़ रहा था। वही दर्द लेखक ने बूढ़ी औरत के साथ प्रस्तुत किया है। टिहरी शहर की यही एकमात्र औरत थी जो घर घर माटी पहुंचाती थी। उसकी मुख्य आजीविका माटा खान थी। माटा खान से माटी लेकर टिहरी शहर के हर घर घर पहुंचाती थी। औरत के पास न तो जमीन थी और न तो मकान। औरत ने शहर के ही ठाकुर जी की जमीन पर अपनी झोंपड़ी बांध के रखी थी। औरत के पास माटा खान और झोंपड़ी आजीवन की धरोहर थी। माटी वाली के पास अपना बूढ़ा पति भी रहता था। टिहरी बांध के कारण माटी वाली को माटा खान और झोंपड़ी दोनों छोड़ना पड़ रहा है और दूसरी ओर उनका जो बूढ़ा पति है वो मर गया। औरत का दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं रहा था।
देखते हैं विस्तृत से। शहर के सिमल का थप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। तो माटी वाली मोहल्ले के अंदर पहुंच जाती है और अपने सिर पर जो कंटर रखा हुआ है, माटी से भरा हुआ जो कंटर है, वो नीचे उतारती है। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली हैं। तो मतलब कि टिहरी शहर के हर कोई लोग उनको पहचानते थे, जानते थे। और शहर में माटी पहुंचाने वाली यही एक औरत थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। मतलब कि टिहरी शहर में जब माटी वाली नहीं रहती तो उसी समय माटी वाली के बिना टिहरी शहर के लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती। चूल्हे चौकों को लिपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की ज़रूरत पड़ती रहती थी। तो घर के अंदर छोटी छोटी दीवारों हैं अथवा तो मकान हैं, उसकी लिपाई के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती थी। और वो महीने में अथवा 2 महीने की बात नहीं है, परंतु 1.5 साल 2 साल में एक बार लाल मिट्टी से उसी को लिपाई करते थे। शहर के अंदर कहीं माटाकन है ही नहीं। भागीरथी और बिलागना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इसी कदर रेतीली है कि उसे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। तो आप लोग जानते ही हैं कि जो नदी की रेत होती है वो रेतीली होती है, जिसकी वजह से वो लिपाई करने के काम में नहीं आती हैं। और पूरे शहर के अंदर यही एक माटाकान है जहाँ लाल मिट्टी मिलती है अथवा तो लाल माटी मिलती है। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के पास अथवा तो आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। तो पूरे शहर के अंदर यही एक बूढ़ी औरत थी जो घर घर माटी पहुंचाती थी। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल बड़ा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर के इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपर ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। तो देखिए, माटी वाली को जितना जानते थे पहचानते थे, उसी के साथ साथ माटी वाली जो कंटर का उपयोग करती थी वो कंटर को भी लोग जानते थे, पहचानते थे। और जैसे वो उपयोग में लाने से पहले उनका ऊपर का जो ढक्कन होता था वो ढक्कन निकाल देती थी। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती। उसके कंटर की ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से
9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा, ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। तो वहाँ जैसे वो माटी को अपने कंटर से नीचे उतार रही थी अथवा नीचे फेंक रही थी, उसी समय एक 9-10 साल की लड़की, कामिनी नामक लड़की, उनके पास पहुंचती है और कहती है कि मेरी मम्मी अथवा तो मेरी माँ आपको बुलाती हैं। घर की मालकिन ने माटी वाली के अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के कोने पर उड़ेल देने को कह दिया और उनके जो कंटर के अंदर जो माटी भरा हुआ था वो एक कोने में रखने के लिए कह दिया। तो बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर पर, भाग्यवान आए खाले वक्त। तो माटी वाली जब ये मालकिन के घर पहुंचती है तो उसी समय वो कहती है कि आप तो बहुत बड़ी भाग्यवान हैं कि जब कोई खाने को बैठता है तो उसी समय आता है, तो वो नसीबदार हैं अथवा तो भाग्यवान हैं। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपने रसोई में घुस गई। तो 2 रोटियां लाकर बूढ़ी जो औरत है यानी कि जो माटी वाली है उसी को दे देती है, फिर वापस रसोई घर में चली जाती हैं। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े की मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर एक हरा खुल जाने के बाद वह पुराने चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। तो जैसे ही उन्होंने रोटी दे दी मालकिन ने, तो उसमें से एक रोटी उन्होंने अपने पास जो चादर थी अथवा जो चादर थी उसी के अंदर बांध लिया। मालकिन बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियां में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। तो फिर उसके बाद जो नाटक करने लगी, उनके पास 2 रोटियां थी तो उसमें से एक रोटी तो उन्होंने अपने बूढ़े पति के लिए चादर में लपेटकर बांध ली और वैसा दिखावा कर रही है कि वो रोटी वो खुद ने खा ली हो। घर की मालकिन पीतल की एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने यही गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया। ले सदा, बासी साग कुछ है नहीं, अभी इसी चाय के साथ निकल जा। और रोटी दे दी और उसको कहा कि ये चाय के साथ रोटी खा ले। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। फिर उसके बाद जो मालकिन ने चाय दी वो चाय और रोटी खाने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, तो कहती है कि चाय तो बहुत अच्छी सब्जी होती है। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। तो उन्होंने कहा कि भैया भूख मीठी है या भोजन मीठा? भूख होने के कारण सब कुछ मीठा ही लगता है। जब भूख हो जाती है, भूख लग जाती है, तो उसी के बाद सारा जो खाना होता है अथवा तो निस्वाद खाना जो होता है वो भी आपको स्वादिष्ट लगने लग जाता है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें
क्या मालूम कैसे तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रही होगी। तो मालकिन ये कह रही है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ बचाकर उन्होंने ये सारे बर्तन अथवा तो ये जो पीतल के बर्तन हैं वो रखे हैं, अथवा तो अपना जो स्वादिष्ट भोजन है उन्होंने कम किया होगा, अथवा तो अपने जो जीवन ज़रूरियात जो चीज़ें हैं उसी को उन्होंने कम करके और उन्हीं पैसों से उन्होंने ये सारी चीज़ें खरीद कर रखी होंगी। बाज़ार में आकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है और ये व्यापारी घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तो ये मुफ्त में लेना चाहते अथवा तो बहुत कम दाम देना चाहते थे। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ काम मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। तो उसी समय मालकिन बुढ़िया से अथवा तो माटी वाली से कहते हैं कि हम यही उम्र में अब शहर को छोड़कर कहाँ जाएंगे। तब माटी वाली कहती है, जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे, मतलब उन लोगों को तो कहीं ना कहीं ज़मीन मिल जाएगी, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है, न तो उनके पास ज़मीन है न तो मकान है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। तो जैसे माटी वाली घर पे पहुंचती है तो उसी समय उनका जो बूढ़ा पति है वो भूखा प्यासा रहता है। तो जैसे वो पहुंचती है तो उनकी ओर कातर नज़रों की ओर से देखती हैं। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियां को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का। साथ में ऐसा भी बोल दिया कि साग तो कुछ नहीं है अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। जब वो रोटियां दे देगी और उसका पति है वो साग अथवा तो सब्जी मांगेगा तो उसी समय ये प्रश्न उनको भी सुनाई देगी। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं, कितना भी तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता। घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोंपड़ी जिससे वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर जी के ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उसे भली आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती हैं। तो उनका तो कुछ था ही नहीं, न तो उनका मकान था न झोंपड़ी थी। और उन्होंने तो अपना जो झोंपड़ी थी वो झोंपड़ी ठाकुर जी के ज़मीन पर बांध के रखी थी। तो उसी समय उनको भी उनके घर पर मुफ्त में काम करना पड़ रहा था। नहीं, आज वो एक गठरी में बदल गए। अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। अब घर जा रही है तो उसी समय सोचती जा रही है। तो वो सोच रही है कि माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर उन्हें जल्दी तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां, अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता।
एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं बचता, बाकी बची 1.5 रोटियाँ में माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। तो वैसा सोचते सोचते अपने घर पर पहुंच गई हैं कि ये जो रोटियां हैं वो रोटियां अपने बूढ़े पति को दे दूंगी। इसके बूढ़े का अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। जब ये घर पहुंची है तो उसी समय के अब हालात हैं। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका ने उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। तो जैसे घर पहुंची तो उसी समय उनका जो बूढ़ा पति था वो बूढ़ा पति मर चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। तो आप जहाँ रहती हो उसी का निवास पत्र अथवा तो निवास प्रमाण पत्र ले आना। मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? तो जो अभी टिहरी शहर के अंदर जो बांध बांधने वाले हैं तो वो साहब उनके घर पर आए हुए हैं। तो उसी समय उनके साथ चर्चा होती है। तो उसी समय ये कहते हैं कि माटी कहाँ से लाती हो? तो उन्होंने कहा माटी माटा खान से लाती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि माटा खान आपके नाम चढ़ी हुई है क्या, अथवा तो माटा खान आपके नाम से है क्या? तो उन्होंने कहा माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। तो उसी समय में जो साहब हैं अथवा तो जो तहसीलदार है वो कहते हैं कि बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। तो बांध बांधने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? तो इधर आप बांध बांध दोगे तो उसके बाद मैं क्या खाना खाऊंगी? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। तो हमको तो क्या चाहिए? आप जो ज़मीन पर रहती हो उस ज़मीन का प्रमाण पत्र अथवा तो माटा खान का प्रमाण पत्र आपके नाम होना चाहिए, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको खुद को ही तय करनी है। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। तो अभी शहर के अंदर पानी भरा हुआ है और पूरे शहर के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। पानी भर जाने से सबसे पहले पुल, स्मशान घाट डूब गए हैं। तो ये सारे स्मशान अथवा तो घर भर जो है सब वो डूबने लगे हैं। माटी वाली अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हैं। वो झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई है और कहती हैं, गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का स्मशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि गरीब आदमी का स्मशान मतलब यहाँ की जो स्थायी ठिकाना है, गरीब लोगों का जो स्थायी ठिकाना है वो नहीं उजड़ देना चाहिए अथवा तो नहीं उजड़ना चाहिए, अथवा तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे। तो जो माटी वाली कहानी है वो कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि जब सरकार को ऐसा कुछ काम करना होता है उसके पहले गरीब लोगों के लिए कुछ प्रबंध करना चाहिए। धन्यवाद।